Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जो आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है NUST NET 1 2026 एडमिशन्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ मोस्ट रिपीटेड MCQs NUST मैथ के डिस्कस करता हूँ। ये वो MCQs हैं जो 2025 के अंदर नस्ट के पास्ट पेपर के अंदर आ चुके हुए हैं, यानी नस्ट के जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अगर आप इन तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हो, आप इनको समझ के जाते हो, ये मेरी वीडियोस लेक्चर्स को सुन के जाते हो, तो इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। और अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, नस्ट के पहले राउंड में ही 170, 180, 160, 150 का स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच। हमारा बैच अभी 25 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ऊपर शो हो रही है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। अगर मैथ में 100/100 लेने हैं, फिजिक्स में 60/60 का टारगेट है, इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग से हो, ICS से हो, ये मैटर नहीं करता। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों ने पूरी नस्ट में टॉप किया हुआ है, हमारे बैच के स्टूडेंट ने। ओवरऑल मेडिकल के बच्चे बेतहाशा बच्चे हैं जो नस्ट में सिलेक्शन ले रहे होते हैं, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के हैं, इंजीनियरिंग के हैं। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको तैयारी किस लेवल की करवाई गई है। तो हमारे बैच में आओ, आपके गैप ईयर्स भी बचेंगे, 100% प्रिपरेशन होंगी और आप लोगों को अभी अर्ली प्रिपरेशन हो जाएंगी, तो बाकी राउंड 2, 3, 4 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप UET के, फास्ट के, तब अपने बोर्ड के एग्जाम्स पे और बाकी यूनिवर्सिटीज पे फोकस करना। तो ये राइट टाइम है, अभी अपनी तैयारी करना शुरू करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को मैं नस्ट के 10,000 MCQs करवा चुका हूँ डिफरेंट प्ले लिस्ट के अंदर, जो कि आप लोग हमारी इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके तमाम लेक्चर्स को सुन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मोस्ट रिपीटेड MCQs। आई एम तैमूर, योर मैथ टीचर, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज अबाउट नस्ट NET 1 2026। यानी हमारे पास जो टारगेट है ना, देखो टारगेट के बिना कभी भी लाइफ में नहीं चला जाता है। आप लोगों के पास जो मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ वो ये है कि हमने नस्ट NET 1 2026 के अंदर इंशाल्लाह मैथ में 100/100 मार्क्स स्कोर करने हैं। और ओवरऑल NET का मैंने आपको क्या टारगेट सेट करके दिया हुआ है, वो मैंने आपको बोला हुआ है कि 180 का स्कोर चाहिए आउट ऑफ 200। नस्ट के पहले राउंड में, मैं पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने 100/100 इंशाल्लाह मैथ में स्कोर करना है और ओवरऑल NET 1 के अंदर आप लोगों ने 180 का स्कोर करना है। ठीक है, ये पूरी एफर्ट करने का फायदा तब होगा, ये इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहा हूं ना। देखो ये आप लोगों के लिए जो ये लेक्चर सुन रहे हो, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स की जा रही है। अगर आप लोगों ने अगर ये नहीं सुनने लेक्चर्स, आगे शेयर नहीं करने, तो इसका फायदा नहीं है। मुझे बता दो, मैं ये सीरीज क्विट कर देता हूँ। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि और नेक्स्ट लेक्चर्स मैं किसके ऊपर बनाऊं, नस्ट को लेके। तो इंशाल्लाह आई विल डिजाइन वीडियोस, आई विल डिजाइन लेक्चर्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज के जो हमारे MCQs हैं वो हम देखते हैं। ओके जी, पहला MCQs हमारे पास है, आयोटा के अंदर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से क्वेश्चन है कि 1 + 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 - 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी है कि कहीं पे भी हमारे पास आयोटा लिखा होगा तो आयोटा की जगह पे -1 स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, ऐसे ही है। और कहीं पे आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे -1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये 3 आयोटा स्क्वायर है और नीचे भी 3 आयोटा स्क्वायर है। तो क्यों ना इस पूरे की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये क्या बन गया -3। और नीचे हमारे पास क्या बना 1 - 2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये भी बन गया -3। अब आप लोग देखो ये -3 और +1 तो -2 और आगे +2 आयोटा, इज दैट क्लियर। और नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 - 3, तो ये कितना बना -2 और -2 आयोटा, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तो कोई किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बातें हैं। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट मूव करो तो देखो हमारे पास ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर अगर मैं -2 को कॉमन लेता हूँ तो अंदर हमारे पास इधर क्या बचेगा, इधर 1 और इधर माइनस आयोटा बचा, ऐसे ही है। और नीचे भी मैंने क्या कॉमन ले लिया -2 को, और अंदर हमारे पास क्या बचा, इधर +1 और इधर हमारे पास प्लस आयोटा बचा, ऐसे ही है। तो ये -2, ये वाला -2 इससे कैंसिल हो गया। तो आगे अब हमारे पास क्या बच रहा है, आगे अब हमारे पास बच रहा है 1 - आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा, इज दैट क्लियर।
अब रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। तो 1 माइनस आयोटा ऊपर क्या बन गया, ऊपर हमारे पास बन गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बन गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ऐसे ही तो वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए अगले स्टेप में लिखूंगा। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2 इंटू ए बी, इज दैट क्लियर। और नीचे अब देखो 1 आयोटा के स्क्वायर -1 होता है और बाहर वाला माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। अब जरा खुद सोचो, ये पूरी टर्म हमारे पास बन गई यहाँ पे ये पूरा। अब इसमें देखो आयोटा के स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ -1। तो इसमें अब कोई सोचने समझने वाली बात है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इधर ऊपर मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इस जगह पे कि हमारे पास ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये +1 -1 से कैंसिल हुआ, +1 -1 से। अब कंफ्यूज ना हो जाओ सर ने आयोटा से कैसे काट दिया, ठीक है इधर लिख देता हूँ 1, आगे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और आगे -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो अब ऊपर हमारे पास क्या बचा 1 -1, ये से कैंसिल हो गया तो -2 और साथ में क्या था आयोटा भी था और नीचे हमारे पास 2, ऐसे ही है। तो ये -2 इस 2 से कैंसिल, तो माइनस आयोटा विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो हमारे पास ये 1 लिखा हुआ है और ये आयोटा लिखा हुआ है, ये हमारे पास माइनस आयोटा लिखा हुआ है। सो राइट आंसर विल बी माइनस आयोटा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देख सकते हो +1 -1 से कैंसिल हुआ, -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से कैंसिल, तो माइनस आयोटा विल बी द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर। ओके जी, रेज कर दें। बिल्कुल स्टेप वाइज हमने किया। सबसे पहले यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो -3 बना। फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो ये फाइनल टर्म हमारे पास बनी। उसके बाद क्या किया कि यहाँ से 2 कॉमन लिया, कैंसिल हुआ, तो ये जब हमारे पास पूरी चीज बनी इसको रैशनलाइज किया। जब रैशनलाइज किया तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐसे ही है। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर स्क्वायर बना, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस आयोटा। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर्स आर इन एपी। अब आप लोगों को पता ही है अगर कोई भी हमारे पास एपी के अंदर सीक्वेंस लिखा होता है तो इसकी मुझे प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है। हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास सेम रहता है। मिसाल दें, मिसाल के तौर पे 2 4 6 कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मिसाल के तौर पे 5 10 15 20 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। मिसाल के तौर पे 100 200 300 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये सारे के सारे सीक्वेंसेस किसके अंदर है, एपी के अंदर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। इज दैट क्लियर। ओके जी। अब यहाँ पे देखो हमें ये तो समझ में आ गया कि एपी क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होती है और पिछली टर्म में आप लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। कैसे, जिस तरह आप इसको भी देख लो, हमारे पास एक सीक्वेंस है ना 5 10 15 20, ये एक कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है, ये एक एपी के अंदर है, बिल्कुल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का आ रहा है। अब ये पिछली टर्म में ऐड करते जो नेक्स्ट टर्म आएगी, कैसे 5 में ये कॉमन डिफरेंस 5 ऐड करो तो 10 नेक्स्ट टर्म, 10 में +5 ये कॉमन डिफरेंस ऐड करो नेक्स्ट टर्म, 15 में 5 ऐड करो 20। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना। ओके जी। नाउ कंसर्न टू क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन में कंसर्न हमारा है वो है कि 3 नंबर्स है, वो किसमें एपी के अंदर है। अगर वो एपी में है तो एक नंबर होगा x माइनस डी, एक होगा x और एक होगा x प्लस डी, यानी कि एक दरमियान में x है, उससे पहले वाला माइनस डी में होगा और उससे आगे वाला प्लस डी में होगा। ये भी बताया कि पिछली टर्म में d को ऐड करो तो अगली टर्म आ जाएगी। तो ये पिछली टर्म x थी उसमें d ऐड किया, अगर उससे पिछली निकालनी है तो उसमें माइनस कर दो d को। सो सिंपल। भाई देखो ना 5 10 15, अल्लाह के बंदो यहाँ पे देखो अब 10 हमारे पास लिखा हुआ है। अब 10 से पिछले टर्म कैसे आएगी, कॉमन डिफरेंस मुझे बताओ कितना है 5 का है। अब ये 10 में से 5 को माइनस करोगे तो पिछली टर्म 10 में इस कॉमन डिफरेंस d को ऐड करोगे। मान लो इसकी जगह पे मैं x लिखता हूँ तो ये कैसे आएगी x माइनस डी करके, ऐसे ही है। और ये कैसे आएगी x प्लस डी करके। तो ये तीनों टर्म एपी के अंदर है या नहीं है, तो यही तो तीनों टर्म मैंने लिखी है। एनी कंफ्यूजन, कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है। इज दैट क्लियर। ओके जी। तो यहाँ पे अब आप लोग देखो हमारे पास ये पूरे की पूरा जो टर्म्स हैं वो ये हैं। ओके जी। whose sum is 33। सबसे पहले ये देखो पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1। ओके, सम x माइनस डी प्लस x प्लस x प्लस डी, सम कितना आ गया हमारे पास, सम विल बी
इक्वल टू 33, सम 33 आ गया। तो ये देखो माइनस डी प्लस डी से कैंसिल करो, x प्लस एक्स 3x आ गया, 3x विल बी इक्वल टू 33। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी बची 11। तो x 11 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव करो, नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इज 792, तो प्रोडक्ट निकालो। तीनों टर्म्स ये वाली हैं, तो इसका प्रोडक्ट निकालो, x माइनस डी और साथ x वाली टर्म और साथ x प्लस डी। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 792। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, x की वैल्यू 11 है तो यहाँ पे पुट करो, तो ये बनेगा 11 माइनस डी, ऐसे ही है, और साथ में 11 और आगे 11 प्लस डी। इज दैट क्लियर, इक्वल टू 792 आ गया। तो ये 11 में स्टार्ट में लेके फॉर एग्जांपल चला जाता हूँ, और अब आगे देखो हमारे पास a माइनस डी a प्लस डी है, तो 11 का स्क्वायर और माइनस डी का स्क्वायर ऐसे ही होगा, इक्वल टू 792 आ गया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, हमारे पास ये तीनों क्या हो रहे हैं, आप इसको अलग भी लिख सकते थे कि 11 इधर ही रहा फॉर एग्जांपल, साथ 11 का स्क्वायर अलग और माइनस डी का स्क्वायर अलग, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको ऐसे करो सॉल्व, कि हमारे पास 11 पे इसको अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा वो आप लोग देख लो। 11 वन जा 11, 11 7 जा 70, 7 हमारे पास बनता है, तो 2 हमारे पास बचना 79 है ये, तो 2 इधर 11 2 जा 22, तो ऐसे ही है, तो इधर 72 बचा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 72, एम आई राइट। अब डी स्क्वायर को उधर भेजो, 72 को इधर भेजो, तो 121 माइनस 72 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। क्या ये पूरी टर्म हमारे पास ऐसे आई, पूरी टर्म हमारे पास ऐसे आई। उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर हमारे पास x माइनस डी का होगा, इसमें x की जगह पे तो 11 आ गया, माइनस अब d की वैल्यू निकालनी है, 121 में से 72 को माइनस कर लो, 121 में से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 121 में से 72 को माइनस करते हैं, 9 ऐसे ही है, यहाँ पे हमारे पास 9 बचा और उसके बाद 11 यहाँ पे 4 बचा, तो हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्वायर रूट इसका ऊपर लेंगे, ऐसे ही है, तो डी की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो यहाँ पे अब देखो x की जगह पे तो 11, d की जगह पे 7 आ गया, तो 11 माइनस 7 हमारे पास कितना बचता है 4 बचता है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट। बहुत सिंपल है ये, देखो 121 में से 72 को माइनस करो, तो ये 121 में से 72 को माइनस किया, इज दैट क्लियर। क्योंकि देखो ना एक टेकन इसको इधर दिया, तो फिर हमारे पास 11 टू 9, यहाँ पे हमारे पास अब 11 बचा, 11 में से 7 4 ऐसे ही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये पूरे की जगह पे क्या आ गया 49, डी स्क्वायर था स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास कितनी आ गई डी की वैल्यू 7, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने 11 तो x की जगह पे पुट किया और d की जगह पे 7 पुट किया, तो 11 माइनस 7 कितना आ गया 4 हो गया। इज दैट क्लियर, एनी कंफ्यूजन। इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा देख लो, अगर किसी तरह का दोबारा डाउट कोई आ रहा है तो देख लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं 100 दफा करवाने को तैयार हूँ, ठीक है। इवन दैट आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हो, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। एक दफा ये देखो, 3 टर्म्स आर इन एपी, एपी में है तो मैंने ले लिया x माइनस डी, एक्स और x प्लस डी, ठीक है। उनका सम इतना आ रहा है, तो सबसे पहले इनका सम कर लो। तो सम कैसे करेंगे, ये देखो, सम करने के लिए x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना सम है 33 है, ये प्लस डी माइनस डी से कैंसिल, 1x 2x 3x कितना हो गया 3x इक्वल टू 33, तो x की वैल्यू 11, कोई मसले की बात। प्रोडक्ट देखो कितना बता रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है 792, तो x माइनस डी मल्टीप्लाई बाय x प्लस डी, और प्रोडक्ट है कितना 792। तो ये देखो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर लो, इसकी 11 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस डी। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर 121, ऐसे ये माइनस d का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 792, ये 11 7 जा 77 टू 11 2 जा, तो 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 72, ये 72 इधर आया, 121 माइनस 72 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, कितना बनता है 49 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब मुझे ये बताओ हमने निकालनी क्या, लीस्ट टर्म निकालनी है, तो लीस्ट में x माइनस डी वाली लीस्ट होगी, तो x की जगह पे x माइनस डी वाली लीस्ट है, x की जगह पे 11, d की जगह पे
7, तो कितना आ गया 4। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। मजा आया ये नहीं आया? मैसेज करके मुझे बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का मजा आया। सारे स्टूडेंट मुझे ये बताएंगे, अगर ये क्वेश्चन वाकई में फुल क्लियर हुआ है तो सारे स्टूडेंट मुझे इसका बताएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे मैथ के मास्टर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हमारे पास आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। यानी वो ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं और वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स रूट जो होंगे हमारे पास, रूट्स किसके इक्वल होंगे, एक में अल्फा क्या लेता हूँ, दूसरा में 1 ओवर अल्फा। तो सर ये 1 ओवर अल्फा क्यों किया, उसने खुद बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी इसके जो रूट है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी एक x होगा तो दूसरा 1 ओवर x होगा, एक 4 होगा तो दूसरा 1 ओवर 4 होगा। इज दैट क्लियर? यानी ये रेसिप्रोकल है आपस में। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखो हमारे पास नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने वैल्यू ऑफ a निकालनी है। ओके जी, तो आप लोगों को पता ही है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल। ऐसे ही है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स को हमने क्या माना, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। तो लो प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन अल्फा प्रोडक्ट किया किसके इक्वल होगा, c अपॉन a। c अपॉन a, अल्फा अल्फा से कैंसिल होकर क्या बच गया 1। c कितना हमारे पास यहाँ पे -7, ये c है -7। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो a ही है। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू -7। तो देखो -7 कहीं पर नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? a की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी कितनी निकल आई, -7 निकल आई। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 9 चेयर्स इन अ रूम ऑन विच 6 men आर टू बी सीटेड, वन ऑफ देम इज अ ग्रेड फॉर whom देयर इज अ पर्टिकुलर चेयर। अब वो कह रहा है इसमें से एक बंदे की सीट को रिजर्व कर लिया। अब ये देखो टोटल हमारे पास कितनी है, देयर आर 9 चेयर्स। अब ये 9 चेयर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो कि ये वाली जो चेयर है एक इसको क्या कर दिया, एक पर्सन के लिए रिजर्व कर दिया। तो पीछे चेयर्स कितनी बची, 8 बची, और पर्सन टोटल कितने थे, 6 मैन। 6 मैन है, एक बंदा भी रिजर्व हो गया, एक उसकी चेयर भी रिजर्व होगी। तो पीछे आदमी भी कितने बच गए, 5 मैन, 5 मैन लेफ्ट, यानी 5 आदमी बचे, और चेयर्स कितने बची 8। तो वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, अरेंजमेंट पूछ रहा है। आप लोगों को दो बातों का पता ही है कि या तो अरेंजमेंट होगी, और जब अरेंज चीज़ों को करना हो तो हम यूज़ करते हैं परमुटेशन को, और जब चीज़ों को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्शन में हम करते हैं कम्बिनेशन का यूज़। आपको पता ही है अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अब सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि हमारे पास 9 चेयर्स में से एक चेयर तो रिजर्व होगी, पीछे कितनी बची, 8 बची, और हमारे पास मैन कितने बचे, 5। अब आपने अरेंजमेंट करनी है 8p, हमारे पास 8p5 की करनी है। और आपको पता ही है NPR का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, NPR विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो करो इसको सॉल्व, ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमारे पास n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? ओके जी, अब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल को, 8.7.6.5.4.3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 5 जा 20, 20 इंटू 6 कितना हो गया 120, 120 इंटू 7 कितना हो गया 0, 14 1 8। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। आप लोगों ने कैसे करना है, 4 इंटू 5 20, 20 को 6 से करोगे, ये तो आप एग्री करते हो ना, 20 इंटू 6 कितना हो गया 120 हो गया। इज दैट क्लियर? अब 120 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 14 टेकन 1 7 1 और 8 840 हो गया। ऐसे ही अब 840 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे कर लेते हैं 840 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 0 8 4 32 2 टेकन 3 8 8 64 और 3 67, तो 6720। so the right answer will be 6720 and alpha option will be the right option। अल्फा ऑप्शन में यहाँ पे मिसिंग है जो कि सही लिखा हुआ था 6720, ऑप्शन रेज हुआ है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 2 अपॉन x³ रेज टू पावर n 9 टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो पहली चीज इस पे आप फोकस करो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि जो x की पावर है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो 9 टर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। अब सबसे पहले मुझे बताओ जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास सिंपल इज दैट इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर और बी आर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो। यहाँ पे देखो टी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एन फाइंड आउट करना है, सी आर की जगह पे 8, ए की वैल्यू कितनी है 3x², सो 3x²। ऊपर हमारे पास n माइनस 8 आ गया, n माइनस आर की जगह पे 8 आ गया। आगे b की वैल्यू कितनी है, दैट इज -2 अपॉन x³ और ऊपर हमारे पास r है तो उसकी जगह पे 8 आ गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x की जो हमारे पास x के जो पावर्स हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे देखो x की पावर हमारे पास कितनी बनेगी, ये चेक करो, x की पावर 2 है तो 2 ऊपर, लेकिन ये पावर भी तो बन रही है n-8, तो x की पावर 2 किससे मल्टीप्लाई होगी, n से, तो कितनी बन गई 2n, ऐसे ही है। और 2 आगे 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 16। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो पावर है ना x की, वो कितनी है x की पावर 3, जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी x की पावर -3, और ऊपर गई तो -3 बनी, और ऊपर उसको पावर क्या मिलेगी 8, तो 8 इंटू -3 कितना बनेगा -24, और ये सारी x की पावर को इक्वल टू 0 लिखा। अब आप लोग ये देखोगे कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x की पावर कितनी बनी, x की पावर बनी 2n-16, यहाँ पे ये बनी मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे x की पावर जब ऊपर गई तो -3 इंटू 8 कितना बना -24, तो यहाँ पे -24। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जब x की पावर या x वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 2n-16 प्लस इंटू -24, तो प्लस जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाना था। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा 2n-16 -24 इक्वल टू 0। अब यहां से आप लोग n की वैल्यू निकाल सकते हो, सो सिंपल। तो ये देखो दैट विल बी 2n, तो ये -30 -40 बन गया इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास n की वैल्यू 40 उधर प्लस का हुआ 2 पे डिवाइड हुआ तो 20 आ गया। सो n वैल्यू विल बी इक्वल टू 20, सो वी विल से बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सही से बताओ 100% तमाम चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, फुल मैथ की समझ आ रही है? अब आएंगे 100/100, तमाम स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि क्या अब आएंगे 100/100 या नहीं आएंगे। एक दफा एक्टिव होके बैठो और मुझे सारे बच्चे अब कमेंट करके बताओ 100/100 इन एनईटी मैथ। हर बच्चा इस पे कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, और जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बोलोगे नेक्स्ट की, मैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। हर बच्चा कमेंट करेगा एनईटी 1 2026 मैथ 100/100। हर एक बच्चा जो वीडियो सुन रहा है वो इसको कमेंट करेगा, हर एक बच्चा, इंशाल्लाह। आई विल प्रे स्पेशली कि आप तमाम बच्चों के मैथ में 100/100 आए, ठीक है। एनईटी पूरे में ही इंशाल्लाह 180 है, आप सबके लिए बहुत दुआएं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की आपको पता ही है, या तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसकी आप लोगों को पहचान पता ही है। सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, तो फिर मैट्रिक हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर मैट्रिक जो होगा मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होगा। और अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए, यानी सारा ए ही हो लेकिन बाहर माइनस निकलो, तो फिर उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तो चेक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले को चेक करो, इसका ट्रांसपोज लेने का पता है, रोज को कॉलम बना दो। तो पहला ए मैट्रिक्स है, तो क्यों ना हम इसका क्या करें, रोज को कॉलम बनाते जाएं, तो क्यों ना इसके साथ आगे इधर ही लिख लेते हैं। तो अब इस पूरे मैट्रिक्स का चेक करो, मैं रोज को कॉलम, ये पहली रो है 0 4 5 रो लिखी हुई है ना, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम, ऐसे ही है। अब ये दूसरी रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। अब तीसरी रो लिखी हुई है, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया। अब सोचो इस पूरे मैट्रिक्स को मैं क्या करूंगा, माइनस को कॉमन ले लेता हूं। जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब देखिएगा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस सारे में से माइनस को कॉमन ले लो, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखो अंदर 0 का 0, -4 क्या बन जाएगा +4, और -5 क्या बन गया +5। उसके बाद 4 के साथ माइनस लग गया क्योंकि माइनस कॉमन ली हुई है, 0 का 0 और 6 के साथ भी माइनस लग गई। उसके बाद 5 के साथ भी माइनस
लग जाएगी, 6 के साथ माइनस खत्म हो जाएगी, 0 का 0। तो ये पूरे का पूरा क्या, ये पूरे का पूरा ये ए मैट्रिक्स ही नहीं बना, जरा देखो तो सही, बिल्कुल ए मैट्रिक्स ही बन रहा है। तो इसका मतलब है हमने इसका ट्रांसपोज लिया, इस पूरे मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, इस पूरे का ये ट्रांसपोज लिया। तो क्या ये पहले वाला मैट्रिक्स बना? नहीं बना। अगर तो ए का ट्रांसपोज लेने से पहले वाला मैट्रिक्स बन जाता तो वो सिमेट्रिक होना था, जबकि उसने पूछा हुआ क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस पूरे ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन लिया। ये चेक करो, माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर वही ए मैट्रिक्स, वही पूरे का पूरा ए मैट्रिक्स और बाहर माइनस आ गई। ये कब आई? जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आया। क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई? बिल्कुल ही पहले भी फुलफिल हो गई। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए विल बी। ये क्या होगी? चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल टू 0 है, क्या है? इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू लिखी हुई है ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। तो ऊपर से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लिया तो क्या बना? माइनस ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? और नीचे क्या है? बी माइनस ए, बी माइनस ए। जरा देखो, ए माइनस का ऊपर भी नीचे भी ए माइनस का, बी प्लस का ये भी बी प्लस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। सर ऐसे नहीं क्लियर हुआ, तो इसको रीअरेंज करके लिख लो ना। माइनस ऊपर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए। क्या बी माइनस ए लिख सकता हूँ? बी प्लस का और ए के साथ माइनस, और नीचे तो ऑलरेडी बी माइनस ए लिखा हुआ है। तो अब तो काट सकते हैं ना? हाँ अब काट सकते हैं। तो ये इक्वल टू माइनस आ गया। अब -1, तो -1 क्या होता है? दैट इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप लोगों ने बतानी है। फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 5 यूनिट्स एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर इज 120 डिग्रीज, देन द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन हम लोगों ने निकालनी है। सो सिंपल। यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन को ड्रॉ कर लेते हैं जितने वो बातें कर रहा है, कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 5 यूनिट्स। मान लो कि एक लाइन है हमारे पास ये वाली। अब इस लाइन के ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। ये एंगल हमारे पास कितना है? 90 का है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का, सर ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा ना? ठीक है, ओके जी। तो इसका इंक्लिनेशन कितना कह रहा है? 120 डिग्रीज है। यानी ये एक्स एक्सिस के साथ इधर हम बना लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस। भैया ये एक्स एक्सिस आ गया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? एंगल 120 का। यानी ये जो पूरा एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। भैया क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? एक लाइन है, ये ब्लैक कलर की पूरी लाइन है। इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये रेड वाला परपेंडिकुलर, और इसका इंक्लिनेशन एंगल 120 है। एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ होता है। एंगल इज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। याद रखो, एंगल इज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव एंगल लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके जी। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास इतनी बातें क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन का ये स्लोप आप लोगों ने निकालना है। लाइन को एक्सटेंड करो, यहां से मिलाओ तो पूरी ट्राइंगल बनी। इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए एंगल मेजर करते हैं। तो देखो अगर ये 120 है तो ये एंगल बाकी का 60 डिग्रीज होगा। कैसे? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्रीज होता है ना। तो अगर भैया यहां तक 120 है, अगर यहां तक 120 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 होगा, तभी तो पूरा घूम के 120 प्लस 60 180 बनेगा, तभी तो ये एंगल 180 बनेगा ना। अब देखो अगर ये एंगल 90 तो अंदर वाला एंगल भी 90, तो ये 90 ये 60 150, ट्रायंगल के एंगल का सम तो 180 होता है। तो ये 90 ये 60 150, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 होगा। तो लाइन का हमें एंगल मिल गया 30 डिग्री। जब एंगल गिवन हो तो क्या स्लोप निकाल सकते हो? यस निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी स्लोप ऑफ द लाइन? m will be equal to टेंजेंट थीटा, और tan ऑफ थीटा कितना पुट होगा? 30 डिग्री, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन आप लोगों ने निकालना है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। सही से होता हो? मजा आया? ये नहीं आया? सो स्लोप विल बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे ये 1/√3 है, दैट इज नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन नहीं है, 1/√3 है। इज दैट क्लियर? बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ओके खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये बैच है, हमारे बैच 2.0 को ज्वाइन करो। अगर आप तमाम स्टूडेंट ने
नस्ट में अपनी सिलेक्शन लेनी है तो ये बैच आप लोगों के लिए, सिंपल इज दैट। अगर तो नस्ट में सिलेक्शन लेनी है ना, अगर तो आप लोगों ने राउंड 1 गुजारना एक्सपेरिमेंट, कितने मार्क्स आए 120, राउंड 2 में कितने आए 125, राउंड 3 में कितने आए 130, तब जाके समझ आए, तब बैच में आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अभी इधर ही 120 को 180 बनाओ, इसी को 160 बनाओ, इसी को 170 बनाओ, ये इतने महीने ज़ाया करोगे और इस टाइम बैच ज्वाइन करोगे, तब तो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तब तो यूईटी के टेस्ट हैं, तब तो फास्ट के टेस्ट हैं, तब क्या क्या करोगे। तो ये राइट टाइम नहीं है, अभी राइट टाइम है तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो। आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है, अभी आप लोगों के पास चांस है कि आप हमारे बैच का हिस्सा बनो। अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है, सारे स्टूडेंट अभी इस नंबर को नोट करेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। हमने एक स्पेशल बैच लगाया है 2.0 आप लोगों के NET 1 2026 के लिए। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनो अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है नस्ट के अंदर। बाकी इट्स अप टू यू पीपल, टाइम वेस्ट करोगे या इधर उधर कोई बेकार कोचिंग सेंटर में जाओगे जहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, 6-7 महीने में सिलेबस खत्म होगा, NET 1 से पहले खत्म भी नहीं होगा, रिकॉर्डेड सेशन से होगी तैयारी, महंगे कोचिंग सेंटर आने जाने पे टाइम लग रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे बैच का हिस्सा बनो जिसमें आप लोगों को 7000 के अंदर वो तमाम प्रीमियम लेवल के फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉप लेवल की फैकल्टी आपको लाइव क्लास में पढ़ाती है, ये कोई ड्रामा नहीं होता बच्चों से 1-2 दिन वाला। चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये वाला मजाक नहीं होता कि यहाँ पे हफ्ते में 1-2 दिन की क्लास। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि कहीं पे आप लोग बैच ज्वाइन करो तो हफ्ते में 1-2 दिन की क्लासेस ऑफर हो रही होती हैं। बच्चे बाद में हमारे पास आ रहे होते हैं कि सर हम तो वहाँ पे उस बंदे के अंदर चढ़ गए थे, तैयारी नहीं हुई, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो खुदारा इस चीज़ को समझो, कहीं पे बैच को ज्वाइन कर रहे हो ना तो उधर करो जहाँ पे एक डिसिप्लिन में है। अब हमारा भी बैच आप देखो, अगर आपको डेली क्लासेस नहीं मिल रही तो छोड़ दो, अगर आपको डेली मिल रही है तो कंटिन्यू रखो। मैं आपको पूरी फी डबल फी वापस करूंगा जिस दिन मैंने 2 दिन क्लासें आप लोगों को स्टार्ट करवाई। भाई पूरा हफ्ता आप लोगों की क्लासेस होती हैं, मैं इंजीनियरिंग बैच की बात कर रहा हूँ, पूरा हफ्ता आप लोगों की क्लासेस होती हैं। अगर आप लोग ये पूरा हफ्ता डिसिप्लिन में देखो ना, ये भी नहीं है कि पूरे साल बाद एंट्री टेस्ट है, पूरे साल बाद MD कैट में अगर कोई बैच है उसमें हफ्ते में 1 दिन भी क्लास है, मुझे समझ में आती है बात। इंजीनियरिंग की ये बात मुझे कभी भी समझ में नहीं आती कि नस्ट का टेस्ट 22 नवंबर को और हफ्ते में 1-2 दिन की क्लासेस हैं। आपको ये बात समझ में आती है कि 1 महीने के बाद एंट्री टेस्ट है और हफ्ते में 1-2 दिन क्लास है। तो इधर हमारे बैच में ऐसे मजाक बच्चों से नहीं किया जाते हैं, समझ आइए आपको बात। इधर आपको प्रॉपर मेहनती लोग मिलेंगे, आराम पसंद लोग नहीं मिलेंगे कि आराम फरमा रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन 2 दिन क्लासेस हैं। तो भाई आप इस तरह बच्चों के साथ मजाक क्यों कर रहे हो, आप कोई और काम करो। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचें। कहीं पे भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो करें, और टॉप लेवल की फैकल्टी है, ये देखो कि वहाँ पे फैकल्टी जो आप लोगों को पढ़ा रही है उनका एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है ये नहीं है। मैं आपको अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करता हूँ पाकिस्तान की टॉप लेवल की फैकल्टी। इसमें आपको फिजिक्स के एक्सपर्ट बंदे, इंग्लिश के, मैथ के, बेसिक मैथ के, केमिस्ट्री के, बायो के एक्सपर्ट बंदे आप लोगों को करवाएंगे। रिजल्ट्स दिखाता हूँ, आप लोग रिजल्ट्स खुद देखें। अब रिजल्ट्स देख के आप लोग देखें कि आप लोगों को किस लेवल के टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। किसकी बात करें, अभी यूटी की बात सबसे पहले करें, नहीं सर नस्ट की बात कर लेते हैं। आ जाओ नस्ट की बात सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये देखो आप लोगों को मैं तमाम चीज़ें बताता हूँ। नस्ट की आप लोग कह रहे हो ना बात करनी है, तो यहाँ पे मुझे बताओ नस्ट में कितना स्कोर है, 171 आउट ऑफ 200। ये बच्चा 2025 के राउंड का टॉपर बच्चा है, मैक्सिमम स्कोर है। उसके बाद मेरिट पोजीशन, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है। आगे चलो, नस्ट के 2024 के बैच का बच्चा, हमारे ये बैच का ये वाला नस्ट के 2024 बैचेस का ये टॉपर बच्चा है। मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा टॉपर है, 169 का स्कोर लेके आया। उसके बाद अब ये देखो 168 दोबारा लेके आया, NET 3 का टॉपर है। उसके बाद आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी में देखो टॉपर है, राउंड 1 का, ये राउंड 2 का टॉपर है। नेट के अंदर 93 का स्कोर आ रहा है। उसके अलावा NTS में दोबारा 92, फिर 92 कॉम सेट्स के टेस्ट में, फिर 92 नेट के टेस्ट में, फिर 92 नेट के टेस्ट में, फिर ITU में टॉपर बच्चा 59, ये सेकंड टॉपर है। इसके अलावा NED के अंदर 93 का स्कोर आ रहा है। इसके अलावा आप लोग मेहरान में देखो 85 का स्कोर है। ये मोहम्मद वासिफ शराज, आप देख सकते हो कि इस बच्चे की GK के अंदर 20th मेरिट पोजीशन आई। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखते जाओ तो ये फास्ट यूनिवर्सिटी का 2025 के एडमिशन हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीगेट लेने वाला स्टूडेंट हमारे बैच का स्टूडेंट है। आप लोग चेक कर सकते हो फास्ट में इस बच्चे का कितना स्कोर एग्रीगेट बना हुआ है, दैट इज 95.78%।
ऐसा कभी एग्रीगेट आप लोगों ने पहले फास्ट का देखा था? ये पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के स्टूडेंट है। तो अगर तो आप लोगों ने वाकई में 2026 में सिलेक्शन लेनी है, फास्ट में देखो BS साइबर सिक्योरिटी में इस्लामाबाद में सिलेक्ट हुआ पड़ा है, ये BScs में 90% पे एग्रीगेट पे, ये 90% इस्लामाबाद BScs, ये पिछले साल 2024 के फास्ट के टॉपर हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट इन बच्चों का था। इसके अलावा आप PU की बात करो, PU का राउंड 1 राउंड 2 उसमें टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो अगर तो वाकई में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 2026 में अपनी सिलेक्शन लेनी है ना डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में, तो चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, एक्सपेरिमेंट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों के पास यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर को अभी सेव करो पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। आप लोगों ने अगर 2026 में एडमिशन लेना है, अभी आप लोग 25 अक्टूबर को ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, इस बैच का हिस्सा बनो। अगर 2 4 6 दिन या एक हफ्ता आप लेट भी ज्वाइन करते हो तो आप लोगों की वो तमाम चीज़ें कंपनसेट हो जाएंगी, हम आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग दे देंगे। बट थिंग इज़ कि एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकता है इस बैच को ज्वाइन करो। ये अर्ली स्टेप नहीं है, ये राइट टाइम है। इससे लेट होगे तो बहुत लेट हो जाओगे, आगे बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए मैंने टारगेट सेट किया हुआ है 180 का और मैथ में 100/100 का। इंशाल्लाह आप लोग इतना टारगेट को अचीव करोगे। तैमूर हसन को दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।